चलिए आइए आज हम देखते हैं भारत पर फारसी प्रभाव। पहला आपका है भारत के उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का परिचय, जो अरामाइक फारसी साम्राज्य की आधिकारिक लिपि जिसे अरबी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था से उत्पन्न हुई थी। फारसी प्रभाव को समझने का एक उत्तम उदाहरण है उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए थे। फारसी सिगलोई टाइप सिक्कों की भारत में भी नकल की जाती थी। ऐसा संभव है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शिलालेख फारसी सम्राट डेरियस से प्रभावित थे। अशोक के समय के स्मारकों, विशेषकर घंटी के आकार के बड़े अक्षर और अशोक के शिलालेखों की प्रस्तावना में बहुत अधिक ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, ये जो डेरियस है, हम आपको बताए थे कि ये सब फारसी सम्राट, जो ये सब पहले भारत पे आक्रमण करने वाले राजा थे, ईरान से। हाँ, ईरान से आए हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत फारस के 200 वर्षों के संपर्क के परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच न केवल राजनीति ही प्रभावित हुई, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। भारत फारस के व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक संबंध भी बने। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, देखते हैं सिकंदर का आक्रमण 327 से 326 ईसा पूर्व। सिकंदर 356 से 326 ईसा पूर्व मैसिडोनिया ग्रीक के फिलिप का पुत्र था, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ऐसा माना जाता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान और फारस का विश्व प्रभुत्व के लिए युद्ध हुआ। डेरियस के नेतृत्व वाली फारस की सेना को दृढ़तापूर्वक हराकर मैसिडोनिया का विजेता फारसी साम्राज्य से आगे बढ़ता हुआ भारत में दाखिल हुआ। सिकंदर भारत की ओर सिर्फ उसकी शानदार धन दौलत के लिए ही आकर्षित नहीं हुआ था, बल्कि भौगोलिक अनुसंधान और प्राकृतिक इतिहास का एक उत्साही जानकार होने के नाते वह समुद्र की समस्या को भी हल करना चाहता था, जिसकी सीमा यूनानी भूगोलवेत्ताओं के लिए एक पहेली थी। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक परिस्थिति सिकंदर की योजनाओं के अनुकूल थी, क्योंकि उस समय यह क्षेत्र बहुत से छोटे स्वतंत्र राज्यों जैसे कि तक्षशिला, पंजाब, पोरस का राज्य, गांधार आदि में बट गया था और किसी बड़े संगठित व शक्तिशाली प्रतिरोध से सिकंदर का सामना नहीं हुआ। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। ये आप मैप में देख सकते हैं। प्रेजेंट डे मैसिडोनिया से किस रास्ते से एथेंस, तुर्की, गार्डियम, इसूज, ठीक है, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इस रास्ते से देखिए यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, इंडस नदी है, काबुल। ठीक, तो इस तरह से वो भारत आया था। ठीक है, अलेक्जेंडर जो भारत में पहले सम्राट जो बाहरी मतलब थे, ईरान से आके फारस से हमला किए थे, पहले आक्रमणकारी कह सकते हैं, पहला शासक एकेमेनिड सम्राट साइरस था। उसके बाद आपका आया था डेरियस। ठीक, उसके बाद उस सब का फारसी का प्रभुत्व ज़्यादा हो गया था, तो फिर सिकंदर और फारस के बीच युद्ध लड़ा गया और सिकंदर जो था विजेता था। फिर उसके बाद वो क्या किया, भारत पे हमला करने आया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये आप देख रही है मैप में, यहाँ पे देखते हैं सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा से भारत में दाखिल हुआ था। पोरस को छोड़कर, जिसने प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम पर लड़ा था, अन्य सभी राजा सिकंदर के सामने बहुत नरमी से पेश आए। तक्षशिला का राजा आम्भी समर्पण करने वाला प्रथम राजा था। तक्षशिला का जो राजा था आम्भी, वो सबसे पहले समर्पण कर दिया सिकंदर के आगे। जब सिकंदर ब्यास नदी पर पहुंचा, उसके सैनिक, जो कि युद्ध से थके हुए घर के बाहर रहने से खिन्न और बीमार थे,
ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, इसलिए वह वापस लौटने को विवश हो गया। अपनी प्रगति के दूरगामी प्रभाव को चिन्हित करने के लिए सिकंदर ने ब्यास के उत्तरी किनारे पर 12 विशाल बेदियां स्थापित की थी। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा और वापस लौटते हुए उसके गढ़ संघों जैसे मल्लोई, मालवा आदि के साथ सैन्य संघर्ष हुए। उसकी मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व हुई, क्योंकि उसके पास भारत में अपने विजित प्रदेशों को संगठित करने के लिए समय का अभाव था। ज़्यादातर जीते गए उनके शासकों, जिन्होंने सिकंदर की सत्ता के आगे समर्पण कर दिया था, के पास वापस आ गए। उसके क्षेत्रीय अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से हर एक यूनानी गवर्नर के अधीन था। चलिए आज हम लोग इतना देख लिए। आगे हम लोग सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव देखेंगे अगले वीडियो में।